हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज का वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, एमएसएन का, सीजर्स एंड एपिलेप्सी। आप लोगों को थंबनेल देख के पता चली गया होगा। सीजर्स एंड एपिलेप्सी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का एमएसएन के लिए, आप लोगों का एमएसएन एग्जाम के लिए, या तो आपका जीएनएम हो, बीएससी हो, आपका एपिलेप्सी और सीजर का जो टॉपिक है एक इम्पॉर्टेंट है। और आपका नर्सिंग लाइफ में भी आप लोगों का ऐसा बहुत केसेस मिलेगा जहाँ पे सीजर्स पेशेंट आता है, एपिलेप्सी पेशेंट आता है। ठीक है, सीजर्स एंड एपिलेप्सी क्या है इसका एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ, उसके बाद मैं इन डिटेल आप लोगों से बात करूँगा सीजर्स एंड एपिलेप्सी मेरे नोट के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर मान लो आपका घर में एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आप जहाँ पे वहाँ पे जाने के बाद सीधा वहाँ पे उंगली डाल दिया, या फिर बाय एनी चांस आपको किसी भी कारण से आपका जो इलेक्ट्रिक घर में इलेक्ट्रिक रहता है वो इलेक्ट्रिक वायर से आपको शॉक लगा, तब क्या होता है? सडनली आपका पूरा बॉडी में एक इलेक्ट्रिक जाता है, पूरा एक झटका सा लगता है। या फिर आप देखना, कोई अगर इंसान इलेक्ट्रिक पोल को, इलेक्ट्रिक वायर को टच करके बहुत देर तक रहता है तो उसका बॉडी का जो एक संतुलन होता है वो पूरा बिगड़ जाता है, उसका पूरा हाथ पैर खिंच जाता है, ठंडा पड़ जाता है, ऐसा होता है। सेम सिचुएशन सीजर्स एंड एपिलेप्सी में भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर हम लोगों को बॉडी में बाहर से आ रहा था, सीजर्स एंड एपिलेप्सी में ये इलेक्ट्रिक पावर हम लोगों का बॉडी ही खुद जनरेट कर रहा है, इसी की वजह से सीजर्स एंड एपिलेप्सी आ रहा है। सीजर्स एंड एपिलेप्सी को हम लोग नॉर्मली हिंदी में या फिर बंगाली में मृगी रोग कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे पूरा बॉडी एकदम खिंच जाता है, जहाँ पे बॉडी के ऊपर हम लोग का कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता, 1% कंट्रोल भी नहीं रहता, पूरा हम लोगों का बॉडी में एक करंट मतलब कि फैल जाता है। ये करंट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट की तरह आप भी टच करोगे तो आपको भी शॉक लगेगा, ऐसा नहीं है। बट ये जो करंट है ये हम लोगों का ब्रेन खुद से प्रोड्यूस करता है, एक एब्नॉर्मल एक्टिविटी होता है जिसके वजह से हम लोगों का पूरा बॉडी में वो एक सर्टेन अमाउंट इलेक्ट्रिक जनरेट होने के बाद हम लोगों का बॉडी में ऐसा खिंचाव आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को एक आइडिया दे दिया, अभी मैं नोट के हिसाब से आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक कॉमन सा ही मैं सेंटेंस दो मेंशन करके रखा है, बोथ आर ब्रेन डिसऑर्डर, एपिलेप्सी ऑल्सो नोन एज सीजर डिसऑर्डर, इट इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्यों है? हम लोगों का ब्रेन और स्पाइन इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, और एपिलेप्सी को भी हम लोग सीजर डिसऑर्डर ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप लोगों को डेफिनेशन में पता चल जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? सीजर इज ए सडन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज दैट चेंज आवर बॉडी मूवमेंट, फंक्शन एंड सेंसेशन। ये जो यहाँ पे लिखा है, आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा तो मार्क करके दिखा देता हूँ, ये सेंसेशन है। ठीक है, तो सीजर क्या है? एक सडन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो हम लोगों का ब्रेन करता है, जिसके वजह से क्या होता है? दैट चेंज आवर बॉडी मूवमेंट, फंक्शन एंड सेंसेशन। यानी कि इससे हम लोगों का जो बॉडी का मूवमेंट है वो भी पूरा बदल जाता है, जो हम लोगों का बॉडी का फंक्शन है, जैसे कि आप चल नहीं पाओगे, आप बैठ नहीं पाओगे, आपका बॉडी के ऊपर आपका खुद का कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा। और आपका जो सेंसेशन है, उस टाइम में अगर कोई आके आपको मारेगा भी तो आपको कुछ भी सेंस नहीं होगा। तो सीजर ये है जहाँ पे एक ब्रेन हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, जिसकी वजह से हम लोग का बॉडी मूवमेंट, फंक्शन एंड सेंसेशन चेंज हो जाता है टोटली। ठीक है, अभी आते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ रिपीटेड सीजर। एपिलेप्सी क्या है? जब कोई इंसान के अंदर बार बार सीजर आ रहा है एक टाइम पीरियड के गैप में, तो उसको हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है, in between 24 hours 2 or more seizures which don't have known cause, it is considered as epilepsy। ठीक है, यानी कि अगर कोई इंसान का 24 आवर्स के अंदर 2 या उससे ज़्यादा सीजर्स आ रहा है जिसका रीज़न हम लोगों को नहीं मालूम, तो उसको हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया कि जहाँ पे सीजर बार बार आता है उसको हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है, इतना तक पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन। सीजर्स का मेनली टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जहाँ पे जनरलाइज्ड एक फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है फोकल। फोकल का 2 पार्ट है, एक है एवर, एक है इम्पेयर्ड। ये इन डिटेल आप लोगों से बात करता हूँ थोड़ी देर आगे जाके। और लास्ट है अननोन।
फर्स्ट पॉइंट क्या है, जेनरलाइज्ड। जेनरलाइज से ही आपको पता चलता है जहाँ पे टोटल, एकदम टोटल ओवरऑल का बात किया जा रहा है। दिस सीजर्स इफेक्ट बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन और ग्रुप्स ऑफ सेल ऑन बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन एट द सेम टाइम। या मतलब क्या बोला जा रहा है, अगर सेम टाइम में अगर हम लोगों का ब्रेन का दोनों साइड अगर इन्वॉल्व हो रहा है सीजर्स में, जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, और या फिर हम लोग का ब्रेन का जो दोनों साइड का जो सेल्स रहता है, इनर सेल्स, जो नर्व सेल्स रहता है, बहुत सारा सेल्स रहता है, वो सेल्स अगर इफेक्ट हो रहा है वो सीजर की वजह से, उसको हम लोग जेनरलाइज्ड सीजर बोलते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप्स ऑफ सीजर्स देयर आर फ्यू टाइप्स, क्लोनिक, एब्सेंस और एटोनिक। शायद आप लोगों को इधर थोड़ा सा ये जो मेरा हैंड राइटिंग है थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टॉनिक, फर्स्ट है टॉनिक, नेक्स्ट है क्लोनिक, आप लोगों को समझ आ रहा है, नेक्स्ट है एब्सेंस, एब्सेंस, नेक्स्ट है एटोनिक। ठीक है, एटोनिक, ATONIC। ठीक है, ये है टोटल 4 टाइप्स का जेनरलाइज्ड सीजर। ये सीजर के बारे में इतना इन डिटेल जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इसको भी इन डिटेल में चाहिए तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को दूसरा और एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोकल। फोकल क्या होता है, फोकल, द टर्म फोकल इज यूज्ड ऑन ऑल्टरनेटिव ऑफ पार्शियल टू बी मोर एक्यूरेट व्हेन टॉकिंग अबाउट सीजर लोकेशन। मतलब कि अगर हम लोग बात करें सीजर का लोकेशन कौन सा साइड है, हम लोगों का ब्रेन का कौन सा साइड में सीजर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे फोकल को पार्शियल बोलना और भी ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। मतलब फोकल या फिर पार्शियल सीजर में क्या होता है, हम लोगों का ब्रेन का कोई एक साइड, दोनों अगर इन्वॉल्व हो रहा है सीजर में तो उसको हम लोग फोकल या फिर पार्शियल सीजर बोलते हैं। ठीक है, फोकल सीजर्स कैन स्टार्ट इन वन एरिया और ग्रुप ऑफ सेल इन वन साइड ऑफ ब्रेन। यानी कि जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया, फोकल सीजर्स क्या होता है, हम लोगों का ब्रेन का कोई एक हिस्से में जो सेल्स रहता है वो हिस्से का सेल्स या फिर वो पूरा एरिया को कवर करके सीजर्स का जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होता है वो पूरा चलता है, उसको हम लोग पार्शियल या फिर फोकल बोलते हैं। जैसे कि वहाँ पे देखा था क्लासिफिकेशन का टेबल में, फोकल 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है अवेयर सीजर्स, एक है इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर। ठीक है, फर्स्ट है अवेयर सीजर। अवेयर सीजर में क्या है, व्हेन ए पर्सन इज अवेक एंड अवेयर ड्यूरिंग सीजर। यानी कि जब पेशेंट के अंदर वो जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रहा है वो मतलब कि उसका पूरा सेंस है, लाइक दैट कि आप अगर बैठे हो या फिर कोई काम कर रहे हो, उस टाइम में अगर आपका अंदर सीजर्स आ रहा है, आपका अंदर जो एक्टिविटीज़ है, एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ अगर आपके अंदर हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं अवेयर सीजर्स, जहाँ पे आपका पूरा सेंस रहता है, पूरा कंट्रोल आपका बॉडी के ऊपर रहता है। धीरे धीरे सीजर्स आने की वजह से आपका जो बॉडी का कंट्रोल है वो हट जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल पार्शियल सीजर। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर। इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर क्या है, जब व्हेन ए पर्सन इज confused or their awareness is affected in some way during a focal seizures, it is called focal impaired awareness seizers। इसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स या फिर पार्शियल सीजर्स। लाइक दैट कि मान लो कोई इंसान वो सो रहा है या फिर मतलब कि उसका बॉडी के ऊपर उस टाइम में कंट्रोल उतना नहीं है, उस टाइम में अगर सीजर्स आता है, ये बहुत ज़्यादा को नहीं मिलता, मतलब कि अक्सर हम लोग का जो अवेयरनेस सीजर है, पार्शियल का जो अवेयर सीजर है वो ज़्यादा मैंने अभी तक देखा है। और जो इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर है या फिर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है, ये एक कब होता है, जब अगर कोई इंसान सो रहा है या फिर वो कोई दूसरा मेडिसिन लेके उसका बॉडी के ऊपर से उसका उतना कंट्रोल नहीं है, उस टाइम में सीजर आता है, उसको हम लोग इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है और बटन ऑफ द लिस्ट है अननोन सीजर्स। अननोन सीजर्स यानी कि व्हेन द सीजर स्टार्ट इज नॉट नोन और नो वन नोटिस द टाइम ऑफ सीजर्स, नोन एज अननोन ऑनसेट सीजर। यानी कि अगर सीजर का अटैक सडनली आ रहा है, मानो यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल है कि नाइट टाइम में अगर सीजर आता है, ये भी मतलब कि इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर के अंदर जाता है। अननोन सीजर भी इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर के अंदर आता है। ठीक है,
कैसे कि अगर कोई इंसान का नाइट टाइम में सीजर्स आ रहा है, कोई तो ऐसा नहीं है कि कोई जाग के बैठा रहा होगा, हाँ इसका अंदर अभी सीजर्स का जो मृगी का दौरा है वो आएगा, मैं अभी आंखें खुल के बैठता हूँ इसके सामने, ऐसा तो कोई नहीं होता। कोई इंसान सो रहा होगा उस टाइम में उसका अगर सीजर का जो दौरा है वो मृगी का दौरा है वो अगर आ गया तो कोई किसी को भी एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चलता कि किस टाइम में शुरू हुआ था, अभी तक कितना टाइम हुआ है। तो इसको हम लोग अननोन सीजर कहते हैं, जहाँ पे उसका एक जो टाइम पीरियड रहता है वो हम लोगों को मालूम नहीं चलता। ठीक है, ये अक्सर नाइट टाइम में ही दिखा जाता है। या फिर कोई अगर इंसान मतलब कि ऐसा मान लो कोई अगर अकेले में काम कर रहा है, अकेले में बैठा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि किसी को पता नहीं चलता उसके अंदर कब सीजर्स आ गया। अचानक से कोई इंसान उसको क्रॉस करके जा रहा होगा, उस टाइम में उसको दिखा कि हाँ इसका ऐसा बॉडी का हालत हो गया, तो इसको अभी हॉस्पिटलाइज करना है। ठीक है, विशाल 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 करिए विशाल, अब ठीक हो? क्या हुआ था बेटा तुम्हें? अभी कॉजेज क्या होता है, कॉजेज देखिए, कॉजेज है एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ सोडियम और ग्लूकोज इन ब्लड। अगर हम लोगों का बॉडी का जो ग्लूकोज अगर हाई होता है, मतलब कि हम लोगों का डायबिटीज़ है, सडनली अगर हाई हो जाता है तो हम लोगों का बॉडी उसके हिसाब से एक नेचुरल रिएक्शन नहीं दे पाता है। अगर हम लोगों का बॉडी में क्या होता है, अगर कोई भी जो मतलब कि सोडियम पोटासियम ग्लूकोज ये सब जो हमारे अंदर रहता है, ब्लड में रहता है, ये अगर सडनली इंक्रीज हो जाता है ना, हम लोगों का बॉडी उतना फास्ट रिएक्ट नहीं कर पाता। धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो या फिर डिक्रीज होता है तो क्या हम लोगों का बॉडी उसके हिसाब से एडाप्ट करना स्टार्ट करता है। अगर ग्लूकोज हाई हो रहा है उसके हिसाब से हम लोगों का बॉडी एडाप्ट करना स्टार्ट करता है। बट अगर सडन अमाउंट में अगर हाई हो गया तो वहाँ पे बॉडी अडाप्ट नहीं कर सकता, उस टाइम में एक शॉक जैसा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाई फीवर। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग इसका देखो पारा इतना चढ़ गया कि सर तक अभी बुखार जा रहा है, वैसा ही अगर बहुत हाई फीवर है किसी का, अगर लॉन्ग टर्म से उसका हाई फीवर चल रहा है तो उसको हम लोग हाई फीवर बोलेंगे। ठीक है, उस टाइम में अगर उसका मतलब कि फीवर कम नहीं हो रहा है, एक कॉन्टीन्यूसली उसका फीवर 103 104 है और वो कुछ भी ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो उस टाइम में हो सकता है। नेक्स्ट है किडनी और लीवर फेलियर। ये किडनी और लीवर फेलियर हम लोगों को अक्सर देखने को मिलता है, जिसके वजह से सीजर आता है। क्योंकि अगर हम लोग का बॉडी का कोई अगर ऑर्गन सडनली फेल कर जाता है, काम नहीं कर पाता नॉर्मली, तो उस टाइम में क्या होता है, हम लोगों का बॉडी उसको ऑल्टरनेट नहीं कर सकता कोई भी दूसरे ऑर्गन से। मान लो आपका अगर एक हाथ काम नहीं कर रहा है, कुछ पेन है, कुछ टूट गया, तो दूसरा हाथ से आप काम चला सकते हो। अगर आपका लीवर फेल हो गया तो दूसरा लीवर है आपके अंदर, नहीं है। सेम यहाँ पे हम लोगों का बॉडी एक मतलब कि साइकिल पीरियड में या फिर हर एक बॉडी ऑर्गन हर एक ऑर्गन के ऊपर डिपेंडेड है। अगर एक काम नहीं करेगा तो दूसरा भी वहाँ पे डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है बार्थ इंजरी। बार्थ इंजरी यानी कि अगर किसी बच्चे का कोख में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, किसी का प्री मैच्योर बेबी रहता है, किसी का अंडर वेट बेबी रहता है, इस सब की वजह से अगर किसी का प्रॉब्लम है या फिर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में अगर कोई बेबी का मतलब कि कोई इंजरी आ गया उसके बॉडी में, तो उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपका घर का, आपका फैमिली का किसी के अंदर भी है तो वो दूसरा इंसान के अंदर भी आने का चांसेस बहुत हाई रहता है। नेक्स्ट है हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा यानी कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मतलब कि फाइटिंग में मारा पीटी में किसी का चोट लग गया, उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट है ट्यूमर्स। ट्यूमर्स यानी कि अगर आपके ब्रेन में अगर ब्रेन ट्यूमर होता है, डेवलप होता है, तो वहाँ पे क्या करेगा, हम लोग का जो ब्रेन का जो हिस्सा रहता है, सेल्स है, उसको पूरा धीरे धीरे ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा। ट्यूमर क्या करेगा, दूसरा जो सेल्स है उसको भी काम करने नहीं देगा, उस टाइम में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन जैसा कि मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप लोग स्टे ट्यून रहना। और नेक्स्ट वीडियो बोला तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में टॉपिक चल रहा है, जैसे कि एमएसएन में आप लोगों का पूरा जो हार्ट रिलेटेड टॉपिक है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपका जो मतलब कि कॉन्जेनाइटल हार्ट अटैक हो गया, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ये सारा टॉपिक के ऊपर वीडियो में अभी बनाने का प्लान कर चुका हूँ। मैंने अभी काम भी स्टार्ट कर दिया, तो स्टे ट्यून रहना चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब
भाई क्या बोल दे रहा हूँ, सब्सक्राइब 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 कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो फटफट, और ताकि आप लोगों को दूसरा वीडियो भी जल्द से जल्द मिले, और जो बेल वाला बटन है उसको भी प्रेस कर देना तब ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों को पता ही है, मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन आप लोगों को पता ही है क्या लिखना है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। उससे क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल्स फ्रीक्वेंसी चेंज्ड, यानी कि जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आप लोगों से कॉज के बारे में बात किया, ये सब कॉज की वजह से हम लोगों का क्या होता है, हम लोग का ब्रेन का जो न्यूरॉन सेल्स होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी, हम लोगों का ब्रेन का जितना भी नार्व सेल्स काम करता है वो हर एक फ्रीक्वेंसी में काम करता है, हर एक फ्रीक्वेंसी में सिग्नल भेजता है हर एक बॉडी पार्ट को। तो अगर उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, उससे क्या होता है, द सेल बिगिन्स फायरिंग विथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ पे जो सेल क्या करता है, उसका जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाता है, वो इतना हाई सिग्नल प्रोड्यूस करता है और सेंड करता है हम लोगों का बॉडी को, तो हम लोगों का बॉडी पार्ट उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, उस टाइम में। नेक्स्ट है, उससे क्या होता है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी रीचेस द एक्सट्रीम लेवल इट स्प्रेड्स टू द होल थ्रू न्यूरॉन्स। होल यानी कि यहाँ पे होल मीन्स मैंने ये एक्सप्लेन करना चाहा, होल बॉडी, ठीक है, मतलब जब हम लोगों का बॉडी का फ्रीक्वेंसी, ब्रेन का जो नर्व सेल्स का फ्रीक्वेंसी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, वो पूरा बॉडी में हम लोगों का सर का बाल से हम लोगों का पैर का नाखून तक ये पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों को मालूम ही है, अगर इलेक्ट्रिक हाई एनर्जी आपका पूरा बॉडी में फैलेगा तो आपका बॉडी में खिंचाव आ जाएगा, जहाँ पे आपका कुछ भी काम करने का या फिर बॉडी कंट्रोल नहीं रहेगा, उसको हम लोग सीजर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्टम्स। अभी ताना मारा वीडियो बना। नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, टेम्पोररी कॉन्फ्यूजन, क्योंकि आपका ब्रेन का डिफेक्शन मतलब कि एक प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए आपका कॉन्फ्यूजन रहेगा। जब भी आप इससे बाहर आओगे तो उस टाइम में टेम्पोररी कॉन्फ्यूजन रहेगा। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, अगर आपका ब्रेन का कंट्रोल नहीं है, आपके ऊपर आपका जो ब्रेन का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो आपका स्पीकिंग, सीइंग मतलब हियरिंग, कॉन्फ्यूज़न, हर एक चीज़ में आपका प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हम लोग का ब्रेन हम लोग का पूरा बॉडी को ऑपरेट करता है, ठीक है। स्वेटिंग आएगा, स्वेटिंग क्यों आएगा, आपका बॉडी जब ठीक से काम नहीं कर सकता, आपका बॉडी भी चाहेगा कि उसको अडेप्ट करे, वो सिग्नल को अडेप्ट करे अपने हिसाब से, उसको हिसाब से काम करे, बट जब नहीं कर पाएगा, इसी के वजह से आपका पूरा बॉडी में स्वेटिंग आएगा। टैकीकार्डिया होगा, क्योंकि आपका हार्ट बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हाई सिग्नल पहुंचता है हार्ट को, तो उसके हिसाब से हार्ट क्या करेगा, उसको अडेप्ट करके उतना तेज़ धड़कने की कोशिश करेगा जिससे आपका टैकीकार्डिया आएगा, ठीक है, मतलब कि पल्स रेट बहुत हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि आपका जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो पूरा आपका हाथ में ही नहीं रहेगा, इसीलिए आपका बॉडी कंट्रोल भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। नेक्स्ट है जार्किंग मूवमेंट। जार्किंग मूवमेंट्स यानी कि जहाँ पे आपका पूरा बॉडी एकदम, जैसे कि बस ट्रेन में अगर हम लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढा वगैरह रहता है, बस में जाने के टाइम में क्या होता है, हम लोग का बॉडी पूरा एकदम उथल पुथल हो जाता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, एक आप लोगों को स्क्रीन में एक वीडियो शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसका मतलब एग्जैक्ट वर्ड मेरे पास नहीं है एक्सप्लेन करने का, ऐसा ही होता होगा। तो नेक्स्ट है, लास्ट है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी यानी कि आपका ब्रेन उस टाइम में फुल एंग्जियस रहेगा, वहाँ पे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन क्या है, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन एक कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि EEG, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम भी किया जाता है और ECG भी किया जाता है। जहाँ पे ECG का जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे कि आप लोगों को मालूम है कि नहीं, वो तो पता चले विदाउट गूगल, ठीक है, गूगल चेक कर नहीं करना। आप अभी बताया ना, अभी फटफट किसका कमेंट फास्ट आता है वो भी मैं देखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है MRI एंड CT स्कैन। MRI एंड CT स्कैन किस जगह का किया जाएगा, ब्रेन का किया जाएगा, क्योंकि हम लोग का ये पूरा ब्रेन का प्रॉब्लम है, ब्रेन का मामला है। नेक्स्ट है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस इसीलिए किया जाएगा अगर किसी का किडनी फेल होता है, अगर किसी का उसका बॉडी में पोटासियम या फिर कोई सोडियम लेवल, ग्लूकोज लेवल हाई होता है, तो उसका यूरिन में भी उसका सैंपल आएगा, ठीक है, उससे पता चलेगा। नेक्स्ट है, लास्ट है
कॉम्प्लीट सीजर्स प्रोफाइल टेस्ट इन हुईच न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज मेन टारगेट। जैसे कि सर्जिकल प्रोफाइल टेस्ट होता है जहाँ पे एक पेशेंट का पूरा ब्लड का जितना भी टेस्ट होता है, आपका मतलब कि HIV से लेके ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, हर एक चेक किया जाता है सर्जिकल प्रोफाइल में। वैसा ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीजर्स प्रोफाइल किया जाता है जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। न्यूरोलॉजिकल क्यों? ये हम लोग का ब्रेन का और स्पाइन का मामला है, इसीलिए यहाँ पे पूरा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी कि मेनली सीजर्स को हम लोग मेडिकली ही मैनेज करते हैं, ट्रीट करते हैं। अगर वहाँ पे ट्यूमर्स वगैरह रहता है तो उस हिसाब से हम लोग को सर्जिकल मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, मेनी सीजर्स डिसऑर्डर कंट्रोल्ड बाय एंटी सीजर ड्रग्स। एंटी सीजर ड्रग्स क्या क्या है? डायाजिपम, लोराजिपम, फेनोबार्बिटल, और भी बहुत सारा मेडिसिन है। आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी ड्रग्स वो किस लिए काम आता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? उसके लिए बने रहना चैनल में। तो एंटी सीजर्स ड्रग्स क्या है ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है डायाजिपम, लोराजिपम, फेनोबार्बिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और बहुत ही एक कॉमन सा नाम है, ठीक है? ये मार्क नहीं हो रहा है यार, आप लोग थोड़ा सा समझ लो। ये जो मार्क करके आप लोगों को दिखा है, डायाजिपम, लोराजिपम, फेनोबार्बिटल एक्सेट्रा, ये जो नेम्स है ड्रग्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग थेरेपी लाइक फेनिटोइन, वैल्पोरेट एक्सेट्रा। फर्स्ट लाइन ड्रग यानी कि जिसका टॉक्सिसिटी लेवल कम हो, यानी कि हम लोगों का बॉडी में जाने के बाद उसका साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, उसको हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रग कहते हैं। जहाँ पे फेनिटोइन, वैल्पोरेट, इस ऐसा ही बहुत सारा मेडिसिन यूज़ किया जाता है एक सीजर पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है, लास्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। जैसे आप लोगों को बताया, अगर किसी का ट्यूमर है, प्रेजेंट है, उसको सर्जरी के द्वारा ही रिमूव किया जाता है, जिससे उसका सीजर्स का जो एक मतलब कि एक सिम्टम्स कह सकते हैं, एक प्रॉब्लम कह सकते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। तो गैस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को पूरा वीडियो में कोई भी सिंगल पॉइंट में भी डाउट है तो मुझे ज़रूर से पूछना कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के लिए उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट में ही फटफट करके एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोगों को मालूम ही है, अगर आप कमेंट करते हो तो विद इन मिनट, विद इन आवर्स मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों से रिप्लाई करता हूँ। और गाइस लास्ट में जाके आप लोगों से एक थोड़ा सा सॉरी, एपोलॉजी, थोड़ा सा वर्ड्स, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया, ये वीडियो आया, अभी से रेगुलर वीडियो आना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बिजी था। और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएसएन के ऊपर, और एमएसएन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने के बाद मैं दूसरा कोई सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करूंगा। आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वो भी सबसे पहला आप लोगों को 3 काम दिया। सबसे पहला क्या है, ईसीजी का फुल फॉर्म बताना। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी बताना। अगर आप लोगों का कुछ डाउट है वो भी बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।